जब हम कहते अपने वर्कर्स से ये आम 100 रुपए किलो बिकना चाहिए तो वो सब आपस में फुसफुसाते थे, अरे 100 रुपए कहाँ बिकेगा, ऐसे ही भैया बका रहे हैं। तो हम मुझे पता था कि वो ये कह रहे हैं, बट जब वो बिकना शुरू हुआ तब उनको रियलाइज हुआ दैट दिस मैन मीन्स बिजनेस। मुझे शौक और ज़ौक दोनों चीजें आम की, यानी मैं आम को पहचानता भी हूँ और आम खाने का शौकीन भी हूँ। अपने काम को प्रोफेशनल लेवल पर छोड़कर आने की बहुत बड़ी वजह यही है, इन बागों को बचाना। साफ जबान के लोग हैं अवध के, अभी यहाँ पर मैं आया नहीं है, अभी यहाँ हम चल रहा है। तो बहुत पीसफुल कस्बा है, आराम तलब लोग हैं सब। कहिए तो 11 बजे दुकानें खुले हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आम जो है उस आराम के अंदर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है उस सोशल फैब्रिक का। कुदरत का निजाम यह है कि ऊंचे लैंड के ऊपर पेड़ उगते हैं और जो नीचे की जमीन है उसमें पानी। तो जो ये फिलॉसफी है पायदार कुदरत निजाम काश्तकारी, हम उसी फॉर्मेट को मिमिक करते हैं। मगर इतना नेचर को नहीं मिमिक कर लेना है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हम लूज कर जाए। तो हमको कहीं एक बीच का रास्ता चूज करना है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है लेकिन उसका अंधाधुन इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद, हिम्मत, जज्बा, ये वो चीजें थी जो मेरे पास कभी जिनकी कमी नहीं रही है। आई वुड स्पिट फायर। मैं हार नहीं मानता हूँ। अगर मैं हार रहा हूँ तो मैं उठूंगा नहीं, और अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं क्यों उठूं? मैं तो खेलूंगा, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं जिस चीज को पकड़ लूँ। बागबानी 5 साल हो गए मुझे करते हुए। जब हमने शुरू किया है तो मुझे ये नहीं मालूम था कि नाइट्रोजन, पोटैश और फास्फोरस क्या चीज होती है। एनपीके नहीं मालूम था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मालूम थे, कोई आइडिया नहीं था। हम कूद गए थे इसके अंदर। क्योंकि हम बिजनेस 10 साल करके आए थे और एक कामयाब बिजनेस से रिटायरमेंट लेकर आए थे, मेरे अंदर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ढूंढने की आदत है। सबसे बड़ा इशू जो मेरे साथ था, मैं इकोनॉमिक्स कैसे ढूंढी जाए। यहाँ 16 रुपए किलो आम बिक रहा है, इतने रुपए तो स्प्रे करने के नहीं आ रहे। बागबान जो है वो जोड़ता नहीं है। उसकी फिलॉसफी है कि अगर मैंने जोड़ लिया तो मैं बागबानी बंद कर दूंगा। मगर ये बिजनेस तो नहीं है ना। आप 1 साल तक उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं, बाग को, आम को। पानी नहीं है, पानी लगाओ, दवा नहीं है, दवा लगाओ। और उसके बाद में आता है द डे ऑफ हार्वेस्ट। उस दिन आप इसके ऊपर चलाते हैं लाठी। मतलब ऐसा लगता है कि आपका सगा लड़का आपका सौतेला लड़का हो गया। जो मेरे एग्जिस्टिंग बाग हैं ये लगभग 50 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन मुझे इसे आने वाले 5 साल के अंदर थ्रू अल्ट्रा हाई डेंसिटी मुझे इसे 2.5 करोड़ तक लेके जाना, और बगैर अपनी क्वालिटी और बगैर अपनी स्पेशलिटी को लूज किए हुए। आखिरी आम जो हमारे पास जाता है उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उसका नाम बताने वाला कोई अब जिंदा नहीं है मेरी जान में। वो आम सितंबर में हमने तोड़ा है आखिरी, और इस बार हमने उस पर बैगिंग करी है। हमारी फिलॉसफी जो बैगिंग की थी वो ये थी, क्योंकि वो जब गिरता है आम तो सड़ के गिरता है फ्रूट फ्लाई की वजह से। तो अगर हम उसको बैग के अंदर ट्रैप कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी जो उसकी मैच्योरिटी है वहां तक पहुंच सकता है। तो 5 साल से हम बागबानी का काम देख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, और फुल टाइम 4 साल से देख रहे हैं। तो आप ये समझें इस 4 साल के अंदर मैंने आज तक की वो आम कभी खाया नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा कीड़े पड़े होते हैं। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट दैट मैंगो। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हम लोग जो हैं वो बागों के हमेशा शौकीन रहे हैं। ये बाग हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के लगाए हुए हैं, और उनको इसके अंदर कमर्शियल पोटेंशियल नजर आया, तब उन्होंने बाकी बागात को लगाया। ये शौक का बाग है, वो मैंगो कॉन्सर थे। उनको कलम बनाना, ये जैसे हम लोग शौक के लिए और तमाम चीज़ें करते हैं, वो उनका काम था ग्राफ्टिंग, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं हमारे पास जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मतलब मैं आम का इतना शौकीन हूँ, मुझे शौक और ज़ौक दोनों चीज़ें आम की, यानी मैं आम का को पहचानता भी हूँ और आम खाने का शौकीन भी हूँ। तो मेरे पास शौक और ज़ौक दोनों चीज़ें हैं आम की। परख भी है, कसौटी पे भी कस लेता हूँ, लेकिन हमने वो वैरायटीज़ आम की नहीं देखी जो हमारे पास हमारे बागों में। हमारे अपने काम को प्रोफेशनल लेवल पर छोड़कर आने की बहुत बड़ी वजह यही है, इन बागों को बचाना, इनका कंजर्वेशन। मेरा नाम है मोहम्मद फ़हद फ़ारूकी, और हम खैराबाद अवध के रहने वाले हैं। खैराबाद अवध जो है वो एक कस्बा है, 60,000 के आसपास इसकी आबादी है, और बहुत सीरियस जगह है एकेडमिकली। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, और एकेडमिकली आज भी मैं मानता हूँ ज़बान, जो साफ ज़बान के लोग हैं अवध के, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी यहाँ पर मैं आया नहीं है, अभी यहाँ हम चल रहा है। तो बहुत पीसफुल कस्बा है,
और सब लोग सुकून से रहना चाहते हैं यहाँ, और आराम तलब लोग हैं सब। कहिए तो 11 बजे दुकानें खुले हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आम जो है उस आराम के अंदर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, उस सोशल फैब्रिक का आम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसी इम्पॉर्टेंट पार्ट के अंदर ये बाग है जिसमें आप बैठे हैं। इस बाग का नाम है आराम बाग। आराम बाग के अंदर ये है कि सब वेराइटीज़ लगी हुई हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 बागों का एक क्लस्टर है। ये आराम बाग है, इसके बराबर में मेहंदी बाग, उसके बराबर में यहिया मियाँ का बाग, उसके पीछे लाल बाग। तो ये जितने बागों का क्लस्टर है, ये सेंटर ऑफ द, मतलब ये दिस इज़ इन द सिटी। एक तरफ रेलवे स्टेशन, दूसरी तरफ शहर, और उसके बीच में सैंडविच्ड हैं ये बाग। ये तकरीबन 38 एकर्स के आसपास बागात हैं। और इनमें जो आमों की वैरायटी हैं वो खुसूसी तौर पर इस तरीके से हैं क्योंकि ये कमर्शियल एस्पेक्ट तो इनका कोई था नहीं। इनका मतलब, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि लेजर वाज द आइडिया। तो आगे से आगे का आम और पीछे से पीछे का आम, आपको इन बागों में बहुत बड़ी विंडो मिलेगी आम की। मार्च से लेके सितंबर तक मेरे पास जो पहला आम आता है वो आप ये समझें कि दशहरी से 20 दिन पहले आता है। इस वक्त वो फुल फ्लेजेड तरीके से चल रहा है। उसका नाम है नवाब पसंद। नवाब पसंद जब आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं अब 15 दिन बाद हमको दशहरी की सीट मिलेगी या बम्बई की सीट मिलेगी। तो नवाब पसंद, फिर बॉम्बे, उसके बाद दशहरी, फिर उसके बाद लंगड़ा, फिर उसके बाद तमाम अक़साम वेराइटीज़। मैं NIFT न्यू दिल्ली का पास आउट हूँ, फैशन डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। 10 साल मैंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया दिल्ली में रहकर, और कंजर्वेशन आर्किटेक्चर का शौक़ रखता हूँ। हर अच्छी चीज़ मुझे पसंद है, चाहे वो क्रॉकरी हो, और चाहे वो गाड़ियाँ हों, और चाहे वो आम के अच्छे किस्में हों। तो किस्में मैंने बांग्लादेश से भी मंगाई हैं, थाईलैंड से भी मंगाई हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस्में भी हैं मेरे पास। पिछले साल मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया था फॉर माई एग्जेम्पलरी वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा रिकग्निशन था। यू नो, द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ रिकग्नाइजिंग मी फॉर माई अल्ट्रा हाई डेंसिटी। क्योंकि अब जो हमें बाग विरासत में मिले हैं वो हैं 60 फुट के गैप से। इसका दौर जा चुका है। आप जब लहरपुर जाएंगे तो आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी मेरा मिलेगा, पोते का मिलेगा, और ऊंचा वाला बाग जो है मैंने दोनों को मिक्स कर दिया क्योंकि वो सब हेरिटेज का पार्ट है। समझिए आप कि जब हम हज़ारा की बात करते हैं तो वो इतिहास का एक हिस्सा है, वो हेरिटेज है। हम काट कर पेड़, नए पेड़ नहीं लगा सकते हैं। हमारी तो पूरी फिलॉसफी इसी बात के ऊपर रिवॉल्व करती है। मेरा यहाँ होना इस बात पर रिवॉल्व करता है कि मुझे उस बाग को बचाना है, उसकी हेरिटेज को बचाना है और उसे कमर्शियली वायबल करना है। अगर वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा तो मेरा शौक कितने दिन चल सकता है? आखिर में तो बात इसी पे आती है ना कि आप कमाते कितना है। मैंने बाग लगाया है 15 फीट पे 15 फीट बाय 5 फीट, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, 2 अमरूद, 1 आम। जी हाँ, हेजरो सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन है उसके अंदर, और फरो सिस्टम भी है क्योंकि हमने जहां बाग लगाया है वो सैंडी सॉइल है। मुझे वो बाग जो विरासत में मिला वो इतना ऊंचा नीचा बाग है कि उसके अंदर परेशानी ये थी कि अब कोई पानी नहीं लगा सकता उसके अंदर, आप ये समझें। क्योंकि कहते हैं कि उसमें पानी जो था वो मशक से लगाया जाता था। 24-24 फीट का अंडुलेशन था लैंड में, टीले थे बड़े बड़े बालू के, और उसके ऊपर वो बाग लगा हुआ था। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 24,000 पेड़ होंगे लगाने के लिए, जो हम अभी जुलाई में लगाना शुरू कर देंगे। उसके लिए मैं अभी लैंड प्रिपेयर कर रहा हूँ वहाँ पर। तो हम लैंड प्रिपेयर कर करके और उनके अंदर दोबारा बाग और उसको रिवाइवल कर रहे हैं। जो मैंने फैशन की दुनिया में बिजनेस सेंस अपना डेवलप किया था ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मुझे लगता है कि वो सारी जितने भी बिंदु मैंने छुए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, वो सारी चीज़ें शायद मैंने इसीलिए सीखी थी कि मैं उन्हें आम पे अप्लाई कर सकूं और इस बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकूं। ये बहुत मज़ेदार है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये कौन, मतलब मैंगो के साथ ये कैसे चल सकता है, लेकिन चूंकि मैंने वहाँ सीखा था तो मैंने अप्लाई किया और कामयाब हुए। अब आपको बताएं, जब हम यहाँ आए हैं तो सबसे बड़ा इशू जो मेरे साथ था वो यही था कि इसमें इकोनॉमिक्स कैसे ढूंढी जाए।
यहां 16 रुपए किलो आम बिक रहा है। इतने रुपए तो स्प्रे करने के नहीं आ रहे। बागबान जो है वो जोड़ता नहीं है। उसकी फिलॉसफी है कि अगर मैंने जोड़ लिया तो मैं बागबानी बंद कर दूंगा। मगर ये बिजनेस तो नहीं है ना। तो हमारी फिलॉसफी, अच्छा मेरे पास में इतने वर्टिकल्स थे, इतनी वेराइटीज थी कि आमतौर पे जो कमर्शियल ऑर्चर्ड होते हैं वो लॉट होती है कि 10 टन लॉट, 20 टन लॉट आम की। हमारे पास 2-2 पेड़, 1-1 पेड़। अब हम लॉट की तरह तो उसको बेच नहीं सकते। तो मैंने फिर एक सिस्टम डिवाइस किया, एक ब्रांड बनाई बाय द नेम ऑफ हजारा, हजारा ऑर्चर्ड के नाम, हजारा ऑर्चर्ड लहरपुर। उसका बॉक्स है, ये उसका बिल्ट बॉक्स है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है कोरल ड्रॉ के ऊपर। ये असल में हजारा का ही नक्शा है। ये शारदा सहायक कैनाल है और ये हजारा है। ये उसके पीछे एक गांव है गाय घाट, ये मस्जिदिया, ये सौराहा और ये रोड। लहरपुर यहाँ कहीं है। असली जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो हेडक्वार्टर है, तहसील, वो यहाँ है। तो हमने एज अ ब्रांड लोगो, मुझे लगा कि हजारा के नक्शे से अच्छा कौन सा लोगो हो सकता है। सो आई एक्चुअली कन्वर्टेड दिस एंड सो इट हैज ऑल्सो बीन ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू द बॉक्स। ये हमारा 2 किलो का बॉक्स है जो मैंने खुद डिजाइन किया। इसके अलावा मेरे पास एक 8 किलो का और एक 10 किलो का भी बॉक्स है। 8 किलो और 10 किलो का बैग मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से, ये भी हमने खुद डिजाइन किए हैं। इनके पीछे आइडिया ये है, इनके पीछे हजारा की फिलॉसफी लिखी हुई है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो लिखा हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड अदर डिटेल्स, ताकि आप समझें कि ये इट इज़ फार मोर देन अ मैंगो। ये आम का बाग नहीं है, ये एक हेरिटेज का पार्ट है। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। अवध आम अवध के अंदर का एक इंटीग्रल हिस्सा है, हम लोग के लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा है। मैं तो आम के बगैर जी नहीं सकता हूँ। सही बात हुई है जी। अच्छा, अब बात आ गई ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग के अंदर पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पैकेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। अगर आपका माल अच्छा नहीं है तो आपकी पैकेजिंग देखकर कोई आदमी एक बार तो ले सकता है, लेकिन वो बार बार नहीं लेगा आपसे। तो मेरा आइडिया ये था कि मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा था, सिर्फ उसकी पैकेजिंग का के ऊपर वो था कि मतलब हमें जो काम करना था वो पैकेजिंग के ऊपर करना था। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना है, सो वी विल फ्लैट इट आउट। हमने इसको ऐसे फ्लैट किया इस बॉक्स को। ये 2 ग्रूव्स बने हुए हैं और यहां पर इनके खांचे हैं। अब ये फ्लैट है। अब इसके ऊपर आप स्टैकिंग कर सकते हैं, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। तो अब ये ट्रांसपोर्टेबल बन गया। लेकिन जब आपको किसी को डिलीवर करना है तो मैंने जो रियलाइज किया, डिजाइन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है। प्रॉब्लम क्या होती थी, हमने रियलाइज किया कि जब कभी भी आप देखेंगे आम की पेटी को किसी को तोहफे में आपको देने जाना है तो एक बड़ी ऑकवर्ड सी कंडीशन होती है जिसमें आप आम की पेटी यूं पकड़े होते हैं। ठीक है, अजीब अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं है। वो पैकेजिंग मतलब वो उसकी स्टॉकिंग तो रिजॉल्व है, लेकिन उसकी कैरिंग जो है वो कार्टलेज की तरह रिजॉल्व नहीं है। तो उसके ऊपर काम करते हुए जब हमने ये गाड़ी के अंदर रखा हुआ है और मुझे किसी को तोहफे में देना है, तो उसी वक्त मैं इसको खोलूंगा। एंड नाउ आई कैन एक्चुअली टेक इट टू द पर्सन विद डिसेंसी। ऐसा लगेगा कि कोई आदमी कुछ लेके आया है आपके पास। तो हमने इसको रिजॉल्व किया कि अपने में कॉम्पैक्ट भी हो जाए और अपने में एक्सपैंड भी हो जाए। सो दिस इज लाइक द एक्सपेंडेबल्स ऑफ हॉलीवुड। ये हजारा का लोगो है जिसको हम परस्यू करते हैं, और यहां पर हजारा की थोड़ी सी एक बहुत कॉम्पैक्ट सी हिस्ट्री लिखी हुई है हजारा ऑर्चर्ड की, और ये फिलॉसफी है दैट यू मस्ट नो वेयर योर मैंगो इज कमिंग फ्रॉम। फिर बेचना इनका मार्केटिंग मतलब अब मंडी जाते हैं कि कहां जाते हैं? नहीं, अब मैं इसको ऑनलाइन बेचता हूँ। वर्ड ऑफ माउथ, एग्जीबिशंस, लखनऊ आपका मैंगो महोत्सव होता है, हम वहाँ बेचते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक पूरा क्लाइंटल है जिसको हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, और बहुत ही फोकस तरीके से दिल्ली, बॉम्बे, और जो मैंने इसके लिए ब्लू डार्ट के साथ में भी कोलैबोरेशन किया हुआ है कि वो मेरे लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं। तो वो लोग बेस्ट तरीके से इज्जत के साथ मेरे आम को जो वाकई में मेरा वैल्यूएबल कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर, उस तक की पहुंचाते हैं। कहां पहुंचते होंगे मतलब
मैं पिछले साल का आपको बता देता हूँ, कोची, केरला। सीतापुर काम केरला वाले खाते हैं जी, पहले सीतापुर वाले खाते हैं, लखनऊ वाले खाते हैं, दिल्ली वाले खाते हैं। मैंने इसको अरुणाचल प्रदेश भी भेजा हुआ है पिछले साल। एक आर्मी मैन है, उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि क्या आप अरुणाचल में, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है, मुझे भेज सकते हैं। मैंने कहा अगर नहीं भी भेज सकते हैं तो ये मैं भेजूंगा उन्हें। तो फिर हमने उन्हें एक 8 किलो का बॉक्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया, 2 दिन में वो पहुंचा। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आपका डब्बा बहुत प्यारा है, क्या मुझे 5 डब्बे मिल सकते हैं? वो ये नहीं समझते हैं कि डब्बा प्यारा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग बिजनेस ब्रांड की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है ये सब सुपरफिशियल है। मैं अगर कूड़े को डब्बे में पैक कर दूंगा तो बहुत खूबसूरत लगने लगेगा वो, और वो बिक जाएगा, एक बार बिकेगा। हम उनसे, जब कभी वो मुझसे ये कहते हैं कि आपका डब्बा बहुत खूबसूरत है, मैं कहता हूं साहब मेरा आम इससे ज्यादा खूबसूरत है, आप मेरा आम खा के देखिए, आप डिब्बे को भूल जाएंगे। फ्रूट केयर के लिए आपको बताऊं, मैं बैगिंग करता हूं। मैंने यहां पर बैगिंग तब शुरू करी है जब यहां बैगिंग के नाम, मतलब बैगिंग नाम कोई नहीं जानता था, 5 साल पहले। और मेरे बहुत अच्छे एसोसिएशंस हैं हैदराबाद में, मैंने वहीं से बैग मंगवाए थे। और मैंने पहली बार 10,000 बैग्स जो थे वो पैक किए थे। तो मेरे पास में बैगिंग करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। आप ये समझिए प्रॉब्लम क्या थी। वो कहते थे अरे एक एक आम कौन पैक कर पाएगा। फिर मुझे इसका एक नैरेटिव चाहिए था। उनका नैरेटिव तो ठीक था, लेकिन मुझे एक नैरेटिव चाहिए था कि जिसके अंदर मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं कि तुम ये कर सकते हो। मैंने कहा कि तुम ये धान की रुपाई करते हो, एक एक धान की कमर दुख जाती है तुम्हारी, कोई आदमी मानेगा कि 30 एकड़ धान तुम हाथ से लगाते हो? लेकिन लगता है ना। तो बोले अरे भैया धान लग जाता है, आम नहीं पैक होगा। फिर मैंने उनको बाउंटीज दिए कि 500 बैग जो आदमी पैक करेगा मैं उसको 100 रुपए का फाजिल इनाम दूंगा। मैं हर बैग के ऊपर 50 पैसे दूंगा, मैं हर बैग के ऊपर 75 पैसे इनाम दूंगा। तुम आओगे तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक और मिठाई रखी होगी। मैंने ऐसे कर करके अपनी बैगिंग की टीम तैयार करी। तो इस वक्त मेरे पास में 7 आदमी हैं जो बैगिंग कर लेते हैं। उसके लिए फिर मैंने एक लैडर डिजाइन करी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारे जो बाग हैं अभी, जो हमारा जो हाइट के वो हैं, उनके ऊपर हम बैगिंग कर नहीं पा रहे हैं। और अगर हम सिर्फ अपने पूरे बाग के अंदर से 5% आम ही प्रीमियम निकाल पा रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मुझे अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाना पड़ा। मैंने पहले पैकिंग करी और फिर अपने ऑर्चर्ड लगाए, और ऑर्चर्ड अभी लगा रहा हूं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर द कमिंग 5 years। मेरे पास इस वक्त भी लगभग 20,000 पेड़ तैयार रखे हुए हैं, जो कि अभी जुलाई में निकलेंगे, और वो सब जीनोम फॉर्मेट के ऊपर है। उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि उनका जो मतलब वो एक्सट्रीमली प्रोडक्शन फ्रेंडली है। अब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोई कर नहीं पाया है। मैं जितने लोगों को जानता हूं मैंगो बेस में, क्या है, हम एक ही पेड़ के सारे आम लेते हैं, गुठली लेते हैं, और उसके ऊपर एक ही पेड़ की ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ग्राफ्टिंग के लिए जो कमर्शियल ग्राफ्टिंग होती है उसके अंदर आदमी, उसके अंदर चौसा मीन्स एनी चौसा। मेरे लिए एनी चौसा इज नॉट माई चौसा। मुझे वो चौसा चाहिए जो मैंने खाया हुआ है, जिसकी गुठली मैंने चेक करी हुई है, जिसका साइज मैंने चेक किया हुआ है, जिसका कलर, फिट, फॉल, फिनिश चेक करी हुई है। वो चौसा मुझे चाहिए। तो मैं अपने ही बाग के अंदर से अपनी नर्सरी बनाता हूं। इस काम को करने के लिए मैंने बंगाल से आदमी बुलाए, वो ही ग्राफ्टिंग करते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग हमारे लिए। आप ये समझें कि जो चौसा मुझे पसंद है, अगर उसके अंदर 1000 साइंस निकल सकते हैं विनियर ग्राफ्टिंग के लिए, तो 1000 मुझे एक ही लॉट के, या तो लंगड़ा होगा वो, या चौसा होगा, या दशहरी होगी, जो भी वैरायटी होगी, वो पूरी लॉट जो है वो, अगर 1000 गुठलियां हैं उसके अंदर, तो मैं उस पर 1000 की ग्राफ्टिंग उसी पेड़ से करूंगा। इससे क्या होगा, जब हम इनसे कमर्शियल यील्ड ले रहे होंगे, आप समझिएगा इस बात को, बहुत महीन बात है। ऐसा है, एक माँ बाप के सारे बच्चे एक से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन सब में अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा शबाहत होती है। यानी डील डॉल में, कलर में, बात करने के तरीके में, बहुत सारी चीजें एक सा होती हैं भाइयों में, बहनों में। लोग समझ जाते हैं डीएनए टेस्ट नहीं कराना, कि डीएनए टेस्ट नहीं कराना पड़ता है, कि ये सब भाई भाई हैं। तो जब आप एक पेड़ की विनियर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो जब आपका लॉट निकलेगा तो उसमें साइज का वेरिएशन नहीं होगा। तो आप बहुत शानदार एक्सपोर्टेबल वैरायटी क्रिएट कर रहे हैं। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको लाट बहुत अच्छी मिलेगी एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के अंदर होता है, मुझे 300 ग्राम का चौसा चाहिए, हमारे पास क्या है,
50 चौसे छोटे छोटे हैं, 100 चौसे बड़े हैं, अब 100 ही जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी निकलती नहीं है। अब चूंकि मैंने बिजनेस किया है तो मैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को समझता हूं। मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं है। ये जल्दी का काम जो है वो शैतान का काम। मुझे मेरे एसओपीज हैं, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। जब हम उन ऑर्डर में चलेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो ऑप्टिमल होगा। सबसे अच्छा रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम ऑर्डर में चलेंगे, एसओपीज फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी मैरिज है कि कमर्शियल भी होना चाहिए और एग्रीकल्चर फंडामेंटल्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। जब आप इन दोनों को क्लियर करेंगे तो फिर आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। जो मेरे एग्जिस्टिंग बाग हैं ये लगभग 50 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन मुझे इसे आने वाले 5 साल के अंदर थ्रू अल्ट्रा हाई डेंसिटी मुझे इसे 2.5 करोड़ तक लेके जाना है। मेरा ये आज का मेरा एंडेवर ये है, और बगैर अपनी क्वालिटी और बगैर अपनी स्पेशलिटी को लूज किए हुए शानदार काम करेंगे। टॉप क्लास की मैंगो हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस है हमारी। मेरे पास जो मैंगो कटर है वो मैंने अमेरिका से इंपोर्ट किए हैं, वो इंडिया में मिलते ही नहीं, उन्हें कट एंड होल्ड कहते हैं। हमारा जो आम है वो सीधे पैकेट के अंदर जाता है, जो हमारा बॉक्स है सीधे डाल से पैकेट के अंदर, लाठी नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है इस वक्त, जो मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत वाइड स्प्रेड रिसर्च करी है, मैं बहुत घूमा हूँ यहाँ के बागों में, समझता हूँ यहाँ की हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आप 1 साल तक उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं, बाग को, आम को। पानी नहीं है, पानी लगाओ, दवा नहीं है, दवा लगाओ, इसका साइज छोटा रह रहा है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालो, इसमें फलां स्प्रे करो, इसमें पोटाश का स्प्रे करो। और उसके बाद में आता है द डे। द डे कौन सा है? द डे ऑफ हार्वेस्ट। उस दिन पता है आप क्या करते हैं? उस दिन आप इसके ऊपर चलाते हैं लाठी। मतलब ऐसा लगता है कि आपका सगा लड़का आपका सौतेला लड़का हो गया है, और उसके ऊपर आप लाठी चलाकर अपना आम तोड़ते हैं। इतनी मैल प्रैक्टिसेस हैं हार्वेस्टिंग की कि जिनकी वजह से आप अपने आम की क्वालिटी को 80 पॉइंट से 40 पॉइंट पे ले आते हैं, और ये नहीं समझते आप। और उनको लगता है अरे मुझे क्या करना है, ये तो सब कच्चा बंद के जाएगा, जो मंडी में देख रहा है वो समझेगा, अंदर से दागी आम निकलेगा। तो मगर आप ये नहीं समझते हैं कि अगर मंडी वाला ही उसको समझ रहा होता तो सारी मंडी और सारी आड़तें तबाह हो गई होती। खेती से मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम है। मेरी जो जर्नी है वो रोलर कोस्टर राइड है। हम जब आए अपने बाग को बचाने के लिए सबसे पहले हजारा को, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आई? इन लोगों को लगा कि अरे ये शहर से आए हैं, ये कहां बाग बचा पाएंगे। उस बाग के अंदर के आम को कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो देसी बताते थे उसे, जबकि वो सब स्टेट ऑफ द आर्ट वेराइटीज थी। अरे ये सब देसी है भैया, देसी है। तो देसी था तो वो देसी की तरीके से बिक रहा था, नाम तो उसका बहुत था, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। मैंने उसकी प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करके ये कोशिश करी कि इसके अंदर प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रैक्टिसेस थी उनको इंप्रूव किया। सबसे पहले उनको कैसे तोड़ना है, कैसे संभाल के रखना है, कैसे रगड़ नहीं खाना चाहिए आम, कैसे पिचकना नहीं चाहिए आम। इन सारी चीजों को जब मैंने कर लिया तो वो क्वालिटी आम बना। उस क्वालिटी आम को फिर सही कस्टमर तक पहुंचाना मेरा जो ट्रू जॉब था उस वक्त मार्केटिंग और सेल्स का, वो ये था कि मैं हीरे को जोहरी तक पहुंचाऊं। हीरा जोहरी तक पहुंचेगा, इसकी कीमत अपने आप से मिलेगी। मिल रही है आपको? मैं बहुत खुश हूं। जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी थी, 3 महीने तो मैं अपने बाग के अंदर रहा हूं। मैंने अपनी खटिया डाली और वहीं पर खाना पकाया और वहीं पर रहे अपने 3 वफादार नौकरों के साथ में। और वो था स्ट्रगल में। वहां पर बिजली भी नहीं थी, सोलर पैनल्स के अंदर हम काम करते थे, और दिन भर रिचार्ज होता था तो रात को वो बिजली जलती थी। बहुत स्ट्रगल किया। 3 महीने तो मैं वहां पर नॉन स्टॉप रहा हूं। नहाता था वहां पर ट्यूबवेल के नीचे। और एंड फॉर अ बॉय टू कम फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन, मैंने अपने 20 साल जीवन के दिल्ली में बिताए। मैंने अपनी पढ़ाई, स्कूलिंग, सारी चीजें दिल्ली से करी हैं। तो ये लोग समझते थे कि ये तो रुक नहीं पाएंगे, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं कितना हटी आदमी हूं। मैंने जो ठान ली तो मैंने ठान ली। तो उसके और उस अब शायद दोबारा करना पड़े तो शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन एक बार तो मैंने कर लिया। वो ऐसा है कि जब मैं आया था तो हमारे यहाँ जो बाग का आम बिकता था हजारा का, वो 10 रुपए किलो बिका करता था। और जब वो 10 रुपए किलो बिकता था तो मैं इनसे कहता था ये आम कम से कम 100 रुपए किलो बिकना चाहिए, ये इतना शानदार आम है। तो सब आपस में फुसफुसाते थे, अरे 100 रुपए में कहाँ बिकी है, 100 रुपए कहाँ बिकी है। फिर जब हमने अपनी ब्रांडिंग करी, पैकेजिंग करी, अपनी प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया,
नुकसान, यानी गिरा हुआ आम लगाते नहीं थे, पाउडर उनका मेंटेन किया, कलर, फिट फिनिश और उनको न्यूट्रिफिकेशन सही किया, तो वो आम जब खिल के आया तो 150 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 500 रुपए किलो बिकने लगा। जब बिका देन दे रियलाइज इट वाज अ शॉकर फॉर देम कि, और उस वक्त उन लोगों ने रियलाइज किया दिस मैन मीन्स बिजनेस। उससे पहले समझते थे अरे ये शहर से आए हैं, अभी नई नई आग है, ठंडे हो जाएंगे थोड़े दिन में, पर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इतनी जल्दी ये ठंडे नहीं होंगे, ये इमली का कोयला है। अगर आप हजारा का आम चखना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हजारा ऑर्चर्ड लहरपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और उसके अलावा मेरा पर्सनल हैंडल है फहद फारूकी खैराबाद विदाउट एनी स्पेस। और वरना आप मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ 9810089157।